जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, एकल परिवार की विशेषता है। एकल परिवार क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उनको एकल परिवार कहा जाता है। ऑप्शन ए में कहा गया है, बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन होता है। तो भाई ये जो विशेषता है वो संयुक्त परिवार की है, ना कि एकल परिवार की। बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास, ये विशेषता भी किसकी है? संयुक्त परिवार की है। बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास, तो भैया ये जो विशेषता है ये है एकल परिवार की, जो हमें ऑप्शन सी में कहा गया है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल संभव, तो भैया ये भी किसकी विशेषता है? संयुक्त परिवार की। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ ही जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहाँ पर साथियों कहा गया है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो पौधे हैं यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वह कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं ताकि वह नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है, ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों जो कि जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो बताइएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में। ठीक है, पूछा जाए तितलियों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो बताइएगा बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है भैया कर्नाटक राज्य में। देखिए यहां से आपके 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, तो बताइएगा ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहां से मैंने आपको 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, ब्राउन एयर किसे कहा जाता है? साथियों जो प्रकाश रासायनिक धुआं होता है इसी को कहा जाता है ब्राउन एयर। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। साथियों यहां पर यदि आप 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये समझिए आपके 60 से 70 क्वेश्चन यहां पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो देखिए भाई, भूस्खलन की संभावना उस राज्य में अधिक होगी जहां पर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वहां वर्षा अधिक होगी, तो क्या है उनका भूस्खलन होगा। तो ऐसा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं, प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए में कहा गया है, पर्यावरण को जानने समझने के लिए, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या कॉपी में नोट करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व कौन है? तो साथियों जो मेधा पाटेकर हैं यह है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व हैं।
ठीक है। और इन्होंने ही नारा दिया था कि नर्मदा बचाओ, ये नारा भी इसी आंदोलन में दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए जो गौरा देवी हैं और सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इनका संबंध किससे है, तो इन दोनों का संबंध भैया चिपको आंदोलन से जो हुआ था उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई के विरोध में। ठीक है। पूछा जाए बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताइएगा सलीम अली को कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला है ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ स्थित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों थार का मरुस्थल को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं। थार का मरुस्थल कहाँ पर है, एशिया में है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो कब हुआ था भैया जैव विविधता अधिनियम, तो ये हुआ था भैया वर्ष 2002 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 22 मई को मनाया जाता है। यदि आपसे साथियों पूछा जाए ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो बताइएगा वर्ष 2000 में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है, पीपीएम, आरपीएम, बीओडी या फिर ओसीआर। तो साथियों जो वायु प्रदूषण की माप है वह की जाती है पीपीएम के द्वारा। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। यदि आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण की जो माप है वो किसके द्वारा की जाती है, तो बताइएगा बीओडी के द्वारा की जाती है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए लाइकेन किसके अच्छे सूचक होते हैं, तो बताइएगा लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। सारे पॉइंट नोट करते जाएं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख वजह क्या है, जलवायु, भोजन न मिलना, दर्द निवारक दवाएं या फिर प्राकृतिक आपदाएं। तो साथियों गिद्ध के जो विलुप्त होने का प्रमुख रीजन है वो है दर्द निवारक दवाएं। साथियों यदि किसी बीमार पशु को दर्द निवारक दवा जो कि जिसका नाम था डाइक्लोफेनेक यदि वो दी जाती थी और उसी दौरान पशु की यदि मृत्यु होती थी और गिद्ध उसको लेता था तो उसका प्रभाव गिद्ध पर पड़ता था, जो कि साथियों गिद्ध के विलुप्त होने का सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए पर्यावरण का मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो बताइएगा गिद्ध को कहा जाता है। ठीक है। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी, तो भैया सबसे पहले वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। अगला है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। साथियों यदि आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं मतलब कुछ खाते पीते नहीं हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, तो इसका जो सबसे अधिक प्रभाव है वो पड़ता है हमारे गुर्दे, अर्थात गुर्दे को कहा जाता है किडनी या गुर्दे पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अगला है शनि सूर्य से ग्रह है, मतलब ये पूछा गया है जो शनि ग्रह है जिसको हम काला ग्रह भी कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, बताना है वह ग्रह सूर्य से कौन से नंबर पर है। तो देखिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है। ये हमारा सूर्य है।
सबसे पहले कौन है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर क्या है? शनि। तो शनि कौन से नंबर पर आया है? आप देख सकते हैं जो शनि है भैया वो सूर्य से 6वें नंबर पर आ रहा है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मैंने आपको डायग्राम के बता दिया है जिससे आपको और भी जो टॉपिक है और भी डाउट है वो भी क्लियर होते जाएं। अगला है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? साथियों पुष्कर मेले का जो आयोजन है वह राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, जो बहुत फेमस मेले हैं वो तो आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, नीली व्हेल, घड़ियाल या फिर गंगा की डॉल्फिन। तो साथियों ध्यान रखिएगा वर्ष 2010 में गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। बताना इन चार में से कौन सा सत्य नहीं है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। तो मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र भैया एक खुला तंत्र होता है ना कि बंद तंत्र है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ये सही नहीं है। अगला है भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है। साथियों जो हम भोजन करते हैं ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है तो बताइएगा यकृत को कहा जाता है। अगला है पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा पर्यावरण असंतुलन और सुरक्षा संबंधी जो संकल्पना है वो कहलाती है पर्यावरण प्रबंधन। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो देखिए प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम है सेलुलोज। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगला है जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। साथियों जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलाश को। किसको कहा जाता है? पलाश को। क्योंकि साथियों जब इस वृक्ष में फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जंगल में आग लग गई हो, इसलिए इसे कहा गया है जंगल की ज्वाला। यदि आपसे पूछा जाए थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है तो बताइएगा खेजड़ी को कहा जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोग इसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है। अगला है मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। देखिए जो हमारा शरीर हमारी बॉडी है इसको जो आवश्यक ऊर्जा कहां से मिलती है तो आवश्यक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं तो बताइएगा भाई जो प्रोटीन है वो बहुलक होते हैं अमीनो अम्ल के। किसके होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला है पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। यदि आप पर्यावरण शिक्षा में बच्चों को क्रियाकलाप करवाते हैं तो उसका महत्व क्या होता है? छात्रों को पर्यावरण के प्रति सीखने के योग्य बनाना, बिल्कुल सही है। छात्रों को आगे की पर्यावरण शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों के साथ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, लौंग हो गया, केसर हो गया, ये दोनों ही पौधे के पुष्प भाग से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर यहां पर पुष्पकली ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। तो साथियों जो ओ वर्ग होता है इसको कहा जाता है सर्वदाता रुधिर वर्ग, मतलब है सभी को अपना ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही कहा जाता है एबी को, मतलब ये सभी से जो ब्लड है वो ले सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको नोट कर लेना। प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।